Hello students, today in this video we have to discuss about the special cases of elastic collision in one dimensional. In the previous video we have discussed that in the last part ki what is the velocities or what is the effect on the body if we left at that point ki what happen if m1 is greater than m2 and secondly m2 is greater than m1 मीन्स देयर द टू बॉडी। यहाँ पे दो बॉडी थी, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था। पहला केस वो है कि अगर फर्स्ट बॉडी बहुत हैवी है एज कम्पेयर टू सेकंड बॉडी, और दूसरा केस आपका है कि अगर सेकंड बॉडी आपकी हैवी है किसके कंपैरेटिवली, फर्स्ट बॉडी के कंपैरेटिवली। सो in the previous video we also calculate the velocity after the collisions v1 and v2. So these are the two velocities which we have calculated in the previous video, velocities after the collision. So here we will say that कि if u2 is equal to 0 means your body second is in rest, कि जो आपकी सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में थी। तो पहले हम यहां से v1 और v2 वैल्यू निकाल लेंगे जब आपकी सेकंड बॉडी रेस्ट में होगी। तो अगर आपका u2 0 हो जाएगा, इफ वी विल पुट u2 0 हियर, दिस होल टर्म बिकम 0। क्लियर? हियर कम्स आउट टू बी u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये तो आपका जो v1 आएगा वो आपका आ गया u1 इंटू में m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली जो अब हमने निकालना है v2 क्या होगा, तो v2 के अंदर जब हम u2 को 0 पुट करेंगे, दिस u2 इज 0, ये जो अगर u2 0 हो गया तो ये पूरी टर्म थी जो ये 0 हो गई। तो आपके पास बचा यहां पे 2 m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमने दो वेलोसिटी निकाली। मीन्स जो ये आपके केस हैं कि एक हैवी है एक लाइटर है, वो हमने वहां शुरू करने हैं कि जब आपकी सेकंड बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इफ वी से दैट m1 इज ग्रेटर देन m2, कि जो m1 है उसका मास बहुत ज्यादा है किसके कंपेरेटिवली, m2 के। मीन्स जो फर्स्ट बॉडी का मास है वो सेकंड बॉडी के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो आपका m2 है दैट विल बी नेग्लेक्टेड, कि जो आपका m2 है उसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। मींस क्योंकि जो मास आपका है सेकंड बॉडी का फर्स्ट के कंपैरेटिवली बहुत कम है, देन m2 विल बी नेग्लेक्टेड। सो फ्रॉम हियर m2 विल बी नेग्लेक्टेड। मींस अगर m1 का मास बहुत ज्यादा है तो हम m2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट का मतलब ये है कि वी विल से दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि जो m1 है वो बहुत हैवी बॉडी है, उस हैवी बॉडी के कंपैरेटिवली जो आपका m2 है वो बहुत छोटा है, तो हम उसको कर देंगे नेग्लेक्ट। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन। सो योर v1 इज दिस u1 डिवाइड बाय m1, तो दिस m2 विल बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर दिया तो ये टर्म ही खत्म होगी यहां से। और नीचे भी आपका आ गया यहाँ पे क्या, अगर m2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है तब आपका यहाँ पे आ गया, जब हम पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ m2 तो खत्म ही होगा, तो नीचे आ गया आपका m1। क्लियर? तो यहां से जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई m1 u1 डिवाइड बाई m1। तो ये m1 से m1 आपका कैंसिल हो गया, तो जो v1 आपका आ गया वो आ गया u1 के इक्वल। मीन्स जो बॉडी आपकी हैवी थी जिसका मास m1 था उसकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। क्लियर? नाउ विल सी व्हाट हैपन विद v2। सो जो आपका v2 था, v2 इज गिवन बाय 2 m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो जब हम m2 को नेग्लेक्ट करें, दिस m2 विल बी नेग्लेक्टेड, तो जब आपकी वैल्यू होगी वो आ गया आपकी 2m1 डिवाइड बाय u1 इज डिविजिबल बाय, किसे डिवाइड कर दिया हमने,
डिवाइड बाय m, क्योंकि ये आपका नेग्लेक्ट हो गया तो ये m के साथ आपका m कैंसिल हो गया। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2u1। अब जो v2 थी, v2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी इज द ट्वाइस ऑफ हैवियर बॉडी बिफोर कोलिजन। अब यहां से हमने दो वैल्यू निकाल ली हैं। ये आपकी वो थी जो हैवी बॉडी थी, क्लियर, और ये वो थी जो आपकी थी लाइटर बॉडी। अब जो हैवी बॉडी होगी जिसका मास आपका क्या था, m1 था, दैट इज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हैवी बॉडी की वेलोसिटी u1 थी, आफ्टर कोलिजन भी क्या है u1 है, किसी से v1 हमने निकाला था। लेकिन जो लाइटर बॉडी होगी, द लाइटर बॉडी जो होगी आपकी, दैट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ u1। u1 क्या थी, द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी बिफोर कोलिजन। सो ये हमने यहां पे एक रिलेशन निकाल ली। अब इससे हम क्या लिखेंगे, यहां से हम यहां समझेंगे, इफ अ मैसी बॉडी कोलाइड विद अ लाइटर बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई मैसी बॉडी किसी भी लाइटर बॉडी से कोलाइड करती है और वो लाइटर बॉडी रेस्ट में थी जब हमने u2 को 0 लिया था, सो देयर इज अ प्रैक्टिकली नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी। अब जो हैवी बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन क्या थी, u1 थी, और आफ्टर कोलिजन हमने v1 बोला था, उसकी वैल्यू भी क्या है, u1 है। मींस हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी कितनी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज द ट्वाइस ऑफ द हैवियर बॉडी। सो वेयर एज द स्टेशनरी लाइटर बॉडी बिगन टू मूव विद द ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी। और जो आपकी लाइटर बॉडी थी आफ्टर कोलिजन, पहले वो रेस्ट में थी लेकिन आफ्टर कोलिजन वो मूव करेगी ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी। तो ये आपका टॉपिक था। अगर m आपका ग्रेटर देन है m2 से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 तब आपका क्या इफेक्ट होगा वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन पे। सो नाउ सेकंड पॉइंट क्या आपका, इफ m2 is greater than m1 and u2 इक्वल टू 0। फिर से वही केस, u2 आपका 0 होगा, वेलोसिटी जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में होगी, फर्स्ट बॉडी मोशन में होगी। तो अगेन अगर m2 ग्रेटर देन m1 है, देन इन दिस केस वी विल निग्लेक्ट कर दें किसको, हम m1 को। अब जो आपका v1 था, दिस v1 वी विल रिटन बाय u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब हमने क्या कहा कि m2 ग्रेटर देन है m1 से, तो इस केस में से हम m1 को हटा देते हैं। तो अगर हम m1 को हटाएंगे तो u1 इंटू में माइनस के m2 डिवाइड बाय m2, और ये m2 से m2 कैंसिल, और दिस कम्स आउट टू बी माइनस के u1। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी अब m1 वाली जो बॉडी थी वो लाइटर थी। अब इस केस में क्या है कि जो लाइटर बॉडी है वो कोलाइड कर रही है हैवी बॉडी के साथ, और हैवी बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये आपकी है एक हैवी बॉडी, मीन्स इसका साइज हमने बड़ा बना दिया, और ये आपकी है लाइटर बॉडी, क्लियर। और ये किसमें थी, दिस इज एट रेस्ट, ये आपकी किसमें है, रेस्ट में है, और जो ये बॉडी थी ये थी मोशन में। तो अगर ये बॉडी इस हैवी बॉडी से कोलाइड करेगी तो ये बॉडी इससे वेलोसिटी के साथ, जो पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है v1, तो जो v1 की वैल्यू आई है वो आई है माइनस के u1। मींस जो बॉडी इससे कोलाइड करेगी, फॉर एग्जांपल इसने यहां पे आके इसको कोलाइड कर दिया, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इट अगेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद दी सेम वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी u1 थी लेकिन अब वेलोसिटी क्या है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, और जो v1 की वैल्यू है वो माइनस के u1। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब लाइटर बॉडी किसी हैवी बॉडी जो रेस्ट में उससे कोलाइड करेगी तो वो बॉडी क्या करेगी, रिबाउंड करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन विद दी सेम वेलोसिटी। अब इसी के साथ अगर हम दूसरा केस लेते हैं, यहीं पे हम इसको डिस्कस करते हैं, हमने निकाला था v2। जो v2 था आपका वो आपका था 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
तो अगर हम यहां से m को ही निगलेक्ट कर देते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं ये जीरो के अप्रोच कर रहा है, तो V2 जो आपका आया वो आ गया जीरो। इसका मतलब ये है कि जब ये लाइटर बॉडी इस हैवी बॉडी से कोलाइड की, ये जो लाइटर बॉडी थी ये तो कर गई बाउंस बैक, रिटर्न क्या कर, रिबाउंड कर गई विद वेलोसिटी जो उसकी पहले थी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। लेकिन जो आपकी हैवी बॉडी थी इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, ये U2 पहले भी जीरो था और जो V2 है वो कोलिजन के बाद की वैल्यू वो भी क्या है, जीरो है। तो ये आपके केसेस थे इफ M1 इज ग्रेटर देन M2 एंड M2 इज ग्रेटर देन M1। सो नेक्स्ट वी विल सी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। प्रीवियसली हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, अब हम इसको देखेंगे इन इलास्टिक, मींस परफेक्टली इन इलास्टिक, विल से देयर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। So here we will consider 2 or 3 things, after that we will proceed it. So let us consider that there is a two bodies, first body, this is body first, clear, this body of A and this is second body B, clear, this is a body of mass M1 and this is a body of mass M2. It is moving with velocity U1 and it is moving with velocity U2 in the same direction, clear, and we say that U1 is greater than U2, clear. So at any point these two body collide with each other, clear, दोनों body collide करेगी एक दूसरे के साथ, and after that collision these two body stick with each other, कि ये दोनों body करेगी stick। तो ये आपका बन गया perfectly in elastic collision, कि दो बॉडी मूव कर रही थी अलग अलग वेलोसिटी के साथ, दोनों ने कोलाइड किया, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर गई। सो दिस कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अब हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज द इफ डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देयर आर टू थिंग्स, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम बॉडीज की कंजर्व होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। एंड दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या समझना है कि द सेकंड बॉडी U2 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जो दूसरी बॉडी थी वो रेस्ट में है। ये पॉइंट है यहाँ पे समझना है आप लोगों ने कि फर्स्ट बॉडी मोशन में लेकिन सेकंड बॉडी किस में है, रेस्ट में है। सो इफ देयर इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो इनकी मोमेंटम कंजर्व होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सो फर्स्ट वी विल फाइंड हियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ two bodies A and B before collision, मीन्स कोलिजन से पहले दोनों बॉडी की मोमेंटम। तो दैट इज वेरी इजी, इट्स मास इज m1, वेलोसिटी इज u1, इट्स मोमेंटम इज m1 u1, इट्स मास इज m2, इट्स वेलोसिटी इज u2, तो इट्स मोमेंटम इज m2 u2। तो द मोमेंटम कम्स आउट टू बी m1 u1 प्लस m2 u2, but u2 is equal to 0, so the momentum comes out to be m1 u1. Now the momentum of the system of two bodies A and B after collision, वो क्या होगी, if these two body stick with each other, तो their mass is m1 and m2, तो total mass इनका बन गया m1 plus m2, एंड बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बिकॉज दोनों क्या करके स्टिक कर गई। अगर दोनों स्टिक करेंगी देन दीज टू बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड वी से दैट दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू v। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी हियर m1 प्लस m2 इनटू में v। सो इफ दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगी ही होगी। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगी तो हम कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1 u1 विच इज कम्स आउट टू बी m1 प्लस m2 इनटू में v। फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर द कोलिजन। सो द v वैल्यू कम्स आउट टू बी हियर m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। सो जो बॉडी है काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है दोनों बॉडीज की बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो वो देखते हैं क्या है। सो काइनेटिक
एनर्जी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन। तो क्या होगी बिफोर कोलिजन? तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, but we know that this u2 is 0, so kinetic energy comes out to be half m1 u1 square. Similarly kinetic energy of the bodies after collision, अब आफ्टर कोलिजन क्या होगी? सो इसको हम कह देते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियली। आई लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो के आई है, विच इज इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। u2 आपका 0 है, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई, तो ये वैल्यू आ गई। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगी? तो आफ्टर कोलिजन वी से दैट दिस इज इक्वल टू के ई एफ, मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो हमें पता है कि कोलिजन्स के बाद दोनों बॉडी हैं जो वो स्टिक कर गई, इफ दूज टू बॉडी स्टिक विद ईच अदर देयर मास बिकम m1 प्लस m2 एंड देयर वेलोसिटी इज v, सो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ m1 प्लस m2 इनटू में v का स्क्वायर। दिस वी विल रीच हियर। सो देयर आर द टू इक्वेशन। नाउ डिवाइड काइनेटिक फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक इनिशियल। तो यहां पे आप क्या करो, काइनेटिक फाइनल को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी आपकी, फाइनल थी आपकी हाफ m1 प्लस m2 इंटू में v का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m1 u1 का स्क्वायर। तो ये हाफ के साथ आपका हाफ हो गया कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 इंटू में v का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 स्क्वायर। अब हमने जाना है जहां पे हमने v की वैल्यू को फाइंड किया था। we have calculated v value in this part, this is the value of v, so put the value of v in this equation। so इस साइड आपका चल रहा है काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 u1 स्क्वायर डॉट। तो v विल पुट द वैल्यू ऑफ v, तो जो v की वैल्यू थी आपकी थी m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। तो जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी m1 प्लस m2 इंटू में m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 का स्क्वायर इंटू में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। मीन्स इस पूरे का स्क्वायर किया तो इन दोनों टर्म का स्क्वायर होगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया। तो अब हम जहां से क्या देखेंगे, इस u1 स्क्वायर से ये u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे m1 प्लस m2 था, यहाँ पे था m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इस टर्म के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये था अकेला m1, यहाँ पे था m1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो रिलेशन क्या है इसकी? तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल थी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस कम्स आउट टू बी m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस रिलेशन से हमने देखना है क्या आएगा आगे। अब आप लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे समझना है, क्या समझना है वो, कि जो आपका m1 है वो हमेशा ही जो m1 होगा आपका वो हमेशा ही छोटा होगा किससे, m1 प्लस m2 से। छोटा क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं एक सिंपल बात कह देता हूं यहाँ पे कि m1 है 1 kg, m2 है 2 kg, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3, तो हमेशा ही हम क्या देखेंगे, जो m1 प्लस m2 है उसकी वैल्यू हमेशा ही बड़ी होगी किससे, m1 से। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या रिजल्ट बनता है आगे। तो जो पिछला रिजल्ट था अपना वो था काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
अब यहां से हम एक चीज देखनी है, हमने क्या देखना है कि जो ये वैल्यू है नीचे वाली हमेशा बड़ी होगी किससे, ऊपर वाले से। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड वो आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अगर मैं यहां से रेशियो निकालना चाहता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके इक्वल होगी, दैट कम्स आउट टू बी m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आपकी आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से अगर हम पॉइंट समझना है, आप लोगों ने सबने ध्यान से सुनना है क्या कह रहे हैं सर, कि m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो अगर नीचे वाली टर्म आपकी हमेशा ऊपर वाले से बड़ी होगी तब आपका यहाँ पे जो आंसर होगा दैट ऑलवेज कम्स आउट टू 0 पॉइंट समथिंग। और जब हम 0 पॉइंट समथिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बड़ा होने की बजाय छोटा हो जाता है। तो अगर हम किसी नंबर को एक से ज्यादा बड़ी से वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन जब हम किसी भी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल है दैट इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है इनिशियल। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रही, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई। वही हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है, तभी तो वो क्या है आपका इन इलास्टिक कोलिजन है। अब हमने देखना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो हियर विल फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं कितना लॉस आता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने लॉस निकालना है तो जो लॉस होगा वो आपका होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कि अगर मैं इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देता हूं तो यहां पे हमने क्या रखा, लिख लिया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को ऐसे ही रखा। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू को फाइंड किया है, तो ये है पूरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू। तो हियर विल पुट हियर m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू में डॉट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मीन्स मैंने इस फाइनल की जगह ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अंदर से मैंने कॉमन ले लिया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को। जब अंदर से मैंने कॉमन लिया तो आपका आ गया 1 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अंदर वाले को मैं करूंगा अब सोल्व। तो जब मैं अंदर को सोल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू में नीचे आपका आ गया एलसीएम m1 प्लस m2, तो ऊपर चला गया आपका m1 प्लस m2 माइनस m1। तो ये m1 के साथ m1 आपका कैंसिल हो गया। क्लियर। तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू में m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और जो काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल थी वो थी आपकी हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो जो आपका लॉस यहां से आया है वो आपका आ गया m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डॉट इन प्लेस ऑफ दिस वी विल पुट हियर half m1 u1 का स्क्वायर। सो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द inelastic collision. So this is your topic, inelastic collision in one dimension is over. So next we will discuss in elastic collision or collision in two dimensional. So the next we will start collision in two dimensions. अब कोलिजन टू डिमेंशन का पहले सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, लेकिन इन दैट केस वी विल स्टार्टेड द वर्टिकल मोशन आल्सो, कि इसमें वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल कंसीडर दैट देयर आर टू बॉडीज, दिस इज बॉडी फर्स्ट, दिस इज बॉडी ए। ये आपकी बॉडी ए है, इसका मास आपका m1 है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1। अब जो पहला कोलिजन था बेटा वो आपका जो कोलिजन था वो था हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मींस कि दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी थी, लेकिन इन दैट केस कि देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, कि दो बॉडी के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। अब हम कह देते हैं कि ये आपकी है सेकंड बॉडी, दिस इज योर सेकंड बॉडी, दिस इज बॉडी बी, क्लियर, एंड इट्स मास इज m2 एंड इट्स वेलोसिटी इज u2, बट u2 इज इक्वल टू 0, कि ये बॉडी आपकी किसमें है, रेस्ट में है। अब हम कह देते हैं कि ये बॉडी आपकी मूव कर दी ऐसे, ये आपकी रेस्ट में थी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा वो आपका आएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी। पर इम्पैक्ट पैरामीटर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ
टू बॉडीज। अब जो आपका ये कोलिजन है ये है साइड ऑन कोलिजन, ये आपका कोलिजन है सेंटर ऑफ कह सकते हो, साइड ऑन कोलिजन कह सकते हो। तो अगर आपके इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर आपके इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाती है तब आपका सेंटर होगा ये हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मींस ये बॉडी दोनों एक दूसरे के सीध में यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, वी से दैट कि एट एनी पॉइंट ये दोनों बॉडी ने ऐसे कोलाइड कर दिया यहाँ पे। क्लियर? तो कोलिजन के बाद जो आपकी ये बॉडी थी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई ये, पहले ये सीधी जा रही थी। सिमिलरली जो ये नीचे वाली आपकी बॉडी है कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी हो गई ऐसे। लेकिन पहले तो क्या था, ये बॉडी सीधी जा रही थी, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ये इस बॉडी की ओरिजिनल डायरेक्शन थी। तो अगर हम कह देते हैं कि ये एंगल जो आपका था ये θ1 है, क्लियर, और ये आपका एंगल है θ2, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। मींस जो उसकी पहले की डायरेक्शन है और अब की डायरेक्शन में कितने का डिफरेंस आया, मींस ये उसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी, बिकॉज ये बॉडीज ऐसे जा रही थी, दिस इज द डायरेक्शन, ये बॉडी ऐसी थी, ये तो रेस्ट में ही थी मान लो। तो ये था θ1, ये था आपका θ2। अगेन यहाँ पे जो आपकी है ये आपका आ गया मान लो v1 और ये आपकी होगी v2, मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। और जो इन दोनों की वेलोसिटीज ने एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो इन बॉडी की एक्चुअल डायरेक्शन थी वो θ1 और θ2 था। तो अगेन विल रिजोल्व दिस, सो ये आपकी जो आ गई ये आपकी आ गई v1 cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा आपका v1 sin थीटा। सिमिलरली जो ये हो गया v2 cos θ2, ये θ1 है भाई, यहाँ पे ये θ1 है क्योंकि एंगल θ1 था। और सिमिलरली इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया वो आपका आ गया v2 sin θ2। अब पॉइंट क्या समझना है हम लोगों ने कि पहले वाले केस में जो कोलिजन था बेटा वो हेड ऑन कोलिजन था। हेड ऑन मींस दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन में थी, सीधा दोनों में कोलिजन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों बॉडीज जो हैं वो सीधी नहीं है, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। तो जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो वो सीधी ना जाके वो एक एंगल से मूव करेंगी। ये सिंपल सी बात आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझनी है कि अगर ये बॉडी है और अगर ये बॉडी है, अगर दोनों कोलाइड करेंगी तो ये कोलिजन के बाद भी ऐसे मूव करेंगी। लेकिन अगर ये बॉडी है और दूसरी बॉडी आपकी ये है, तो अगर किसी पॉइंट पे इन्होंने आके कोलाइड कर दिया, मान लो लाइक दिस है, तो इन्होंने सीधा ना जाके देयर इज अ सम एंगल के साथ उन्होंने मुड़ना, लेकिन इनकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी वो ये थी। तो ये हमने कंसेप्ट को समझना है। इस कोलिजन को हम साइड ऑन कोलिजन कहते हैं। और जो ये θ1 है और ये जो θ2 है, ये दोनों एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोल दो या एंगल ऑफ रिकॉइल बोल दो यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ रिकॉइल का मतलब ये है कि जो रेस्ट वाली है वो रिकॉइल करेगी और जो मोशन में है वो करेगी स्कैटर्ड। तो जो रेस्ट की बॉडी है उसका जो एंगल होगा वो होगा रिकॉइलिंग एंगल, और जो मोशन में बॉडी थी उसका जो एंगल होगा उसको बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। क्लियर? ये आप लोगों ने बात समझनी है। मोशन वाली बॉडी का स्कैटरिंग एंगल होगी, उसके पाथ में चेंज आ गया, और जो रेस्ट में थी वो बॉडी का आ गया रिकॉइलिंग एंगल। तो इसके बाद हमने अपने कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं फिर से, अगर कोलिजन आपका ये इलास्टिक है, इफ कोलिजन इज इलास्टिक बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व होगी। अगर कोलिजन इन इलास्टिक है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, ओनली मोमेंटम आपकी क्या होगी यहाँ पे कंजर्व होगी। तो यही हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। सो सिंस ऑल द टाइप जितने भी आपके कोलिजन है, चाहे वो इलास्टिक है चाहे वो इन इलास्टिक है, उन सभी के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व होगी ही होगी। तो अब यहाँ पे आपकी दो तरह से आएगा, देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका मास आपका m1 था और इसका मास आपका m2 था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब जो आपकी मोमेंटम होगी आप निकाल सकते हो कोलिजन से पहले, वेरी इजी टू फाइंड। अब जो मोमेंटम आपकी आएगी वो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या होगी मोमेंटम? वी ऑल नो दैट m1 u1 प्लस m2 u2, बट वी नो दैट कि जो बॉडी थी सेकंड वो रेस्ट में थी, तो कम्स आउट टू बी m1 u1। दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आपका कंसेप्ट आएगा मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन।
अब आपकी जो बॉडी है उनकी दो तरह की वेलोसिटी है भाई, एक आपकी है हॉरिजॉन्टल और एक आपकी है वर्टिकल। ठीक है, वो हमने देखनी है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज वर्टिकल, कि व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर, तो ये हमने अब नोट करना है कि वर्टिकल क्या होगी और हॉरिजॉन्टल क्या होगी। क्लियर, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस को हमने डिस्कस करना है। अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं आपके साथ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बॉडीज की बिफोर कोलिजन, तो जो आप कहोगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज हैं उनको अगर मैं देखता हूं तो जो बॉडी है इसकी ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर, और जो सेकंड बॉडी की ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम निकालता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्लियर, तो वो आपकी क्या आएगी बिफोर कोलिजन, तो वो आपकी मोमेंटम आएगी m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। फिर मैं निकालता हूं वर्टिकल। अब मैं जब वर्टिकल पे जाता हूं तो वर्टिकल वेलोसिटीज आपकी हैं v1 sin θ1 और दूसरी है v2 sin θ2। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी m1 v1 sin θ1। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने समझना है, पहले मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं, बाद में इसको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक साइन माइनस का भी आएगा, कि पहले मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया लेकिन अब मैं माइनस का साइन लेके आऊंगा, वो बताऊंगा क्यों आएगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया बेटा कि जो ये है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को हमने माइनस में लेना है। तो जब इसको हम माइनस में लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई माइनस m2 v2 sin θ2। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। ये वर्टिकल मोमेंटम है, ये है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। ये वर्टिकल मोमेंटम थी बिफोर कोलिजन और ये है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सॉरी नॉट बिफोर, हॉरिजॉन्टल। अब हम अगर बात करते हैं कोलिजन से पहले जो ये मोमेंटम हमने निकाली है, ये कौन सी मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपकी जो निकली है हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि जो बॉडीज थी कोलिजन से पहले वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी, ना कि वर्टिकली। अगर बॉडीज वर्टिकली मूव करती तो उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होनी थी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो आपकी है 0। क्लियर, तो अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं ये आपकी मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन, विच मोमेंटम, ये आपकी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है। अब ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये आपकी है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर कोलिजन आपका कोई भी है तो मोमेंटम तो कंजर्व होगी। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी आपकी m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। क्लियर, ये आ गया हॉरिजॉन्टल के केस के लिए। लेकिन जो वर्टिकल में हम देख रहे हैं, जो वर्टिकल में आपकी मोमेंटम है ये है बिफोर कोलिजन की। क्लियर, लेकिन सॉरी ये है आफ्टर कोलिजन की मोमेंट, नॉट बिफोर। लेकिन बिफोर कोलिजन बॉडी तो वर्टिकली मूव कर ही नहीं रही थी, द बॉडी इज मूविंग ओनली एंड ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो द बिफोर कोलिजन द वर्टिकल मोमेंटम इज 0, क्योंकि जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली मूव करी थी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं बिफोर कोलिजन वर्टिकल मोमेंटम क्या है, 0 है। आफ्टर कोलिजन वर्टिकल मोमेंटम आपकी क्या है, अभी हमने निकाल लिया, द मोमेंटम इज m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। क्लियर, तो अगर कोलिजन कोई भी है, कोई भी मतलब इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व होगी। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin θ1
माइनस m2v2 साइन थीटा 2। तो ये आपका था कंसेप्ट इसका कोलिजन इन टू डिमेंशन की। जब हम कोलिजन की बात करेंगे टू डिमेंशन, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तब आपकी कनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो अगर कनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तब भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू कनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब जो कनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है वो आपकी क्या होगी, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब वही बात है कि ये बॉडी किसमें अभी रेस्ट में है, तो ये जीरो होगी, तो ये पूरी टर्म को हम जीरो कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या समझना है हमने, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं फिर से आपके इस v को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया हुआ है। वही जो कनेटिक एनर्जी आपकी वर्टिकल होगी वो कोलिजन से पहले जीरो होगी, कोलिजन के बाद जहाँ पे v1 है वहां पे आपका आ जाएगा v1 साइन थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका v2 साइन थीटा, स्केयर करने के बाद रीअरेंज करना है। तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट चल जाएगा जो हमने मोमेंटम के लिए किया था। तो ये आपका था कोलिजन इन टू डिमेंशन। क्लियर, तो ये इसका कंसेप्ट था। इसके बाद आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मीनिंग होता है बेटा, छोटा सा टॉपिक है आपका स्कैटरिंग। उस स्कैटरिंग को हम देख लेते हैं कि स्कैटरिंग क्या होती है। द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग इज कोलिजन फ्रॉम डिस्टेंस। अब कोलिजन फ्रॉम डिस्टेंस का मतलब ये है कि अब तक जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि द टू बॉडी मस्ट बी कम्स इन कॉन्टैक्ट फॉर द कोलिजन, बट देर आर मैनी केसेस इन द यूनिवर्स वेयर द कोलिजन नॉट रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट, की कोलिजन के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, तो उस तरह के कोलिजन को हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, कि ये आपका कोई न्यूक्लियस है दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज। इफ आ अल्फा पार्टिकल, वी से दैट दिस इज अल्फा पार्टिकल। अब जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इफ दैट अल्फा पार्टिकल मूविंग टूवर्ड दिस न्यूक्लियस, सो फ्रॉम सम डिस्टेंस देयर इज द चेंज इन द पाथ ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये आपका अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा। तो जो इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है इसको हम कहते हैं ऑफ साइड कोलिजन। ऑफ साइड कोलिजन। अब ऑफ साइड कोलिजन का मीनिंग है कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आई, लेकिन दोनों में कोलिजन हुआ। अब ये कोलिजन क्यों हुआ, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस थे। तो ये चार्ज इसके पास जाए बिना ही इसने अपने पाथ में चेंज कर लिया, और इस पाथ में चेंज करने को हम स्कैटरिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। तो इस तरह के कोलिजन को हम स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग का मीनिंग है कोलिजन फ्रॉम अ डिस्टेंस इज सेड टू बी स्कैटरिंग। लेकिन हम डे की डे लाइफ में भी कोलिजन इज सेड टू बी हैव अकर्ड व्हेन द ट्रक हिट द बस, फॉर एग्जांपल। ये आपका था डायरेक्ट कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। लेकिन कुछ ऐसे आपके फिनोमेना होते हैं नेचर के अंदर जहां पे आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं है, उस तरह के कोलिजन को हम स्कैटरिंग कहते हैं। ड्यू टू दैट कोलिजन कि जो एक पार्टिकल है उसके पाथ में चेंज आता है। अब जो ये अल्फा पार्टिकल था ये यहां से यहां गया। अब जो ये यहां पे हम बोलेंगे, ये बोलेंगे इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, लेकिन कोलिजन तो हुआ ही नहीं है। तो इस तरह के कोलिजन को हम कहेंगे कोलिजन फ्रॉम अ डिस्टेंस और ऑफ साइड कोलिजन। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हेड टू हेड कोलिजन। तो ये आपका था स्कैटरिंग। इसके बाद इस चैप्टर का सिर्फ आपका एक टॉपिक रहता है, द टॉपिक इज वर्टिकल सर्कल, मींस मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल। अब जो वर्टिकल सर्कल है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि जो ये सर्कल है आपका, ये है हॉरिजॉन्टल। क्लियर, वर्टिकल सर्कल का मीनिंग है कि जो सर्कल ऐसे हम बनाएंगे, ऐसा सर्कल जो आपका होगा वो होगा वर्टिकल सर्कल। मींस ये सर्कल को अगर मैं, ये था हॉरिजॉन्टल में, अगर इस सर्कल को मैं खड़ा कर देता हूं वर्टिकली ऐसे करके, तो ऐसे सर्कल को हम वर्टिकल सर्कल कहेंगे। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहां तक वीडियो को देखना है, कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट ओनली वन टॉपिक लेफ्ट। सो टुडेज योर वर्क इज कंप्लीट, सो सी द वीडियो एंड कंप्लीट इट। वी विल मीट विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द वर्टिकल सर्कल। वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो देखने के बाद एट द एंड आपने वीडियो में कमेंट करना है। क्लियर, कमेंट करने के बाद आपने बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। इफ यू डिड इट अंडरस्टूड, so if you have any doubt you can message me on my WhatsApp number, so we can
I can clear your doubt. So thank you. This is over for today.